रायजादा, ऐसा वजनदार नाम मानो इंडिया की टॉप बिजनेसमैन फैमिलीज में से किसी एक का वारिस हो। मगर हम जिस अहान रायजादा की बात कर रहे हैं उसके कतरे कतरे से बेबसी झांक रही है। अहान एक करोड़पति बिजनेस फैमिली का दामाद तो जरूर है, मगर उसकी हालत पर घर के नौकर भी कहते हैं, कुछ पैसे चाहिए तो बता देना, तुम्हारी गरीबी देखी नहीं जाती। कहने को तो अहान जैसी रिच फैमिली के दामाद सड़कों पर महंगी कार दौड़ाते थे, मगर अहान की लाइफ में 3 चीजें आम थी। पहली चीज बेइज्जती, दूसरी चीज बहुत बेइज्जती और तीसरी चीज बहुत से भी ऊपर वाली बेइज्जती। और हाँ, कभी कभी वो किसी रईस को जब अपनी बीवी को एक महंगे होटल में खाना खिलाते देखता था तो वो खुद से कहता था, एक दिन अपना भी टाइम आएगा जब मैं महंगे सूट में ऐसी किसी महंगे होटल में अपनी बीवी शनाया को दर्शन के साथ खाना खिलाऊंगा। जब वो मेरे सीने से लग के एक रोमांटिक डुएट में मेरे साथ रोमांटिक कैंडल लाइट डांस करेगी ना तो वहां बैठे सारे रईसजादों के सीने पर सांप लौटेंगे। जरूर शनाया ने बहुत अहान चौंक कर उठ खड़ा हुआ। मोबाइल स्क्रीन पर देखा तो शगुन का फोन था। अहान के सारे सपने छूमंतर हो गए। शगुन अहान की बीवी शनाया की कजिन थी जो हमेशा ही अहान को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। मोबाइल की तरफ देखकर अहान ने बुरा सा मुंह बनाया और फिर कुछ सोचकर फोन उठा लिया। मेरे प्यारे जीजा जी, फोन नहीं उठाते आप? ये वो मैम। अच्छा वो सब छोड़िए, आप एक काम कीजिए, साहू ज्वेलर्स पे मेरा एक नेकलेस पड़ा है, मैंने ओनर को कॉल कर दिया है, वहाँ जाके नेकलेस कलेक्ट करके मेरे घर पे आइए। शगुन, मुझे बैंक जाना है और मैं बैंक जाने का तेवर किसी और को दिखाइएगा जीजा जी। वैसे भी आपको हमारे फैमिली के टुकड़ों पर ही पलना है ना? तो जितना काम कहा जा रहा है उतना कीजिए। और हाँ, नेकलेस के साथ में ओनर आपको 30,000 रुपए भी देगा, वो लेकर मेरे घर पे आ जाइए और 30,000 रुपए में से 1 रुपया भी कम नहीं होना चाहिए, समझे ना? देखो शगुन, आज तक मैंने कभी चोरी नहीं की है। और दूसरी बात यह कि अगर मुझ पर इतना डाउट है तो किसी नौकर को भिजवा के करवा लो। क्या है ना, बहस करने की इजाजत आपको है नहीं, तो जितना काम कहा जा रहा है उतना कीजिए। 1 घंटे के अंदर नेकलेस और पैसे लेकर मेरे घर आ जाइए। और फिर से कह रही हूँ, 30,000 रुपए में से 1 भी रुपया कम नहीं होना चाहिए। बाय। अरे है दीदी को बुलाओ यार, है दीदी। जल्द ही अहान फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आया और जल्दबाजी में अपनी अलमारी की तरफ बढ़ा जिसमें 2 जोड़ी पुराने कपड़े रखे थे। उनमें से जो सबसे साफ कपड़ा था अहान ने उसे पहनने के लिए चुना। तैयार होकर वो बाहर निकला और जैसे ही सामने देखा तो उसकी सांस यामिनी गिल अपनी कुछ सहेलियों के साथ पार्टी में व्यस्त थी। तभी यामिनी जी की एक सहेली ने अपने सैंडल की तरफ देखकर कहा, यामिनी, ये देखो ना, तुम्हारे आते आते मेरा बेल्ट टूट गया चप्पल का। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? अरे इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है? तुम पार्टी एंजॉय करो, मैं नौकर से कह दूंगी, वो ठीक करवा कर लाएगा। ना ना, मैं नौकरों पे भरोसा नहीं करती। मेरी चप्पल महंगी है, तू एक बार टूट गई चप्पल तो मैं दोबारा पहनती नहीं हूँ। लेकिन क्या करूँ, घर भी तो जाना है ना। अहान उस तरफ से निकला ही था जब यामिनी जी की नजर उस पर पड़ गई। डोंट वरी, नौकर नहीं है, नौकर से थोड़ा ऊपर ही है, वो तुम्हारा काम अच्छे से करेगा। सुनो, ये चप्पल लो और इसे ठीक करा कर लाओ। तभी यामिनी जी की सहेली ने कहा, यामिनी, ये सब काम दामाद से अच्छा नहीं लगता। अरे तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? वैसे भी इसे ये सब काम करने में बड़ा मजा आता है। तुम लोग को भी कोई काम हो तो बता दे रहा। दामाद है तो क्या हुआ, चप्पल भी ठीक नहीं करा सकता? कुछ तो करे, वैसे भी कुछ करता धरता तो है नहीं।
ये बातें सीधा अहान के दिल पर आकर लगी, मगर अब उसे ये सब हमेशा ही सुनने की आदत हो गई थी। उसे याद था कि आज उसका बर्थडे है, मगर ये सिर्फ उसे ही याद था, बाकी किसी को भी इससे कोई मतलब नहीं था। शगुन का काम करने जा रहा। बहस मत करो, जो काम दिया है वो करके आओ। दामाद है तो दामाद की तरह रहो, भिखारी कहेगा। पता नहीं शनाया की जिंदगी में ऐसा क्या लिखा था कि तुम जैसा पति मिला है उससे। और अब यामिनी जी की सहेली ने अहान को उसकी टूटी हुई सैंडल की स्ट्रैप दिखाकर कहा, ये वाली चप्पल ठीक करना है, महंगी दुकान में ठीक करवाना, समझ में आया? कहते हुए उसने अहान का हाथ उठाकर सैंडल उसके हाथ में पकड़ा दिया। ना चाहते हुए भी अहान को यह काम करना ही पड़ रहा था। उसके मोबाइल पर उसकी बीवी शनाया ने मैसेज किया। ये मैसेज पढ़ते ही अहान के होठों पर एक स्माइल आ गई और उसकी पूरे दिन की टेंशन जैसे गायब ही हो गई। आज पहली बार शनाया ने उसे ऑफिस बुलाया था। एक वही तो थी उसकी जिंदगी में जिसकी मुस्कुराहट देखकर वो खुद को जिंदा रखता था। शनाया का चेहरा देखे बिना अहान को चैन नहीं मिलता था और उसके बस में होता तो शनाया की हर एक खुशी के लिए खुद को लाखों बार कुर्बान कर देता। रास्ते में अहान को एक फूलों की दुकान मिली। और अपना पर्स निकालकर देखने लगा। उसमें सिर्फ 500 का एक नोट पड़ा हुआ था। जैसे ही अहान वापस मुड़ा तो उसे शगुन का काम और अपनी सास के दिए हुए काम याद आ गए। उसने एक नजर घूरकर उस सैंडल की तरफ देखा और कहा, माफ करना आंटीज और सासू माँ, आप लोगों को सादर प्रणाम। पर शनाया से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। थोड़ी सी डांट सुन लेंगे आपसे। और फिर उस पैसे से अहान ने शनाया के लिए फूलों का वो बुके ले लिया। आज वो पहली बार गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस जा रहा था, जो कंपनी गिल खानदान की थी। ये सोचकर आज वो फूला नहीं संभाल रहा था कि वहां उसका अच्छे से स्वागत होगा कि तभी सामने से आने वाले एक आदमी से अहान टकरा गया। उसका नाम देव मल्होत्रा था। यू इडियट, दिखाई नहीं देता तुम्हें? पता नहीं कहां से मुंह उठाकर चले आते हैं। इस ऑफिस में तुम्हारी खड़े होने की भी औकात नहीं, और ऐसे टहल रहे हैं जैसे तुम्हारी खाले जी का घर है। कौन हो तुम? शायद देव मल्होत्रा ने भी उसके बदरंग कपड़ों से उसे नौकर या ऑफिस बॉय ही समझ लिया था। मल्होत्रा ने एक नजर नीचे पड़े बुके की तरफ देखा और फिर उसे अपने पैरों तले कुचल के बाहर निकल गया। अहान ने अपना सर झुकाए बस उस बुके की तरफ देखा। उधर शनाया अंदर से ये नजारा देख रही थी। तभी अहान की नजर शनाया पर पड़ी तो एक पल के लिए वो अपनी बेइज्जती भूल गया और वो शनाया के केबिन में दाखिल हो गया। वो शनाया की तरफ बढ़ा। अब जाने भी तो शनाया, जो हुआ मेरे साथ वो हुआ। और तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? जो बात गई वो बात गई। तभी शनाया चीखते हुए बोली, दूर हटिए आप मुझसे, दूर हटिए। आप चले क्यों नहीं जाते मेरी जिंदगी से? नर्क बना रखी है मेरी जिंदगी। अहान को एकदम से झटका सा लगा। वो खुले मुंह से शनाया की तरफ देखता रह गया। तभी शनाया आगे बोली, पता नहीं कौन से बाबू की सजा मिल रही है मुझे। आप चाहते क्या? पापा ने हम दोनों की शादी जबरदस्ती करवाई थी, वरना आप तो कभी मेरे लायक थे ही नहीं। और आज भी आपको पति कहते हुए मुझे शर्म आती। अरे आज तो ड्राइवर नहीं था इसलिए आपको बुला लिया, पर मुझे क्या पता था कि मेरा पति इस काम के भी लायक नहीं है। यहां आकर आपने मेरे सबसे पुराने क्लाइंट मिस्टर मल्होत्रा को नाराज कर दिया है। अब कैसे होगा काम मेरा? आंखों में आंसू लिए शनाया ने आगे कहा, मैं जहां पर भी जाती हूँ आप मुझे बेइज्जती के सिवा और कुछ नहीं दे सकते। सिर्फ एक बदनुमा दाग बनकर रह गए आप मेरी जिंदगी पर। इतना कहकर शनाया केबिन के बाहर निकल आई। तभी रास्ते में पड़े बुके की तरफ देखकर शनाया ने कहा, क्या है ये सब? क्या गंदगी फैला रखी है यहाँ पर? फेंको इसे डस्टबिन में। फूल को अपने पैरों से कुचलते हुए आगे बढ़ गई।
मल्होत्रा अपनी कार में बैठा पहले से शनाया का इंतजार कर रहा था। फिर आहान के सामने ही शनाया अपने क्लाइंट मल्होत्रा की कार में बैठी और बिजनेस के सिलसिले में वहीं से जा चुकी थी। तभी आहान के सामने काली रंग की कार आकर रुकी, जिसमें से एक अधेड़ उम्र का शख्स बाहर निकला। आहान उसे देखते ही चौंक गया, क्योंकि उसकी यहाँ आने की उम्मीद आहान को बिल्कुल नहीं थी। वो आदमी आहान के सामने आकर बोला, यंग मास्टर एशिया की सबसे अमीर कंपनी है और रायजादा ग्रुप के अरबों रुपए का बिजनेस एम्पायर आपका इंतजार कर रहा है। वक्त आ गया है कि आप आकर अपना बिजनेस संभालें। अपने सामने खड़े आदमी को देखकर आहान गुस्से में नजर आने लगा। मिस्टर विक्रम, आप यहां पर क्या कर रहे हैं? यंग मास्टर, मैं आपको लेने के लिए आया हूं। देखिए, मैं आपके साथ बहस तो नहीं कर सकता, मैं भी आपके पिताजी का एक नौकर ही हूं, पर हां, उन्होंने जो काम बोला है वो तो मुझे करना ही होगा। सीधे पॉइंट पर आइए, पहेलियां बुझाना मुझे पसंद नहीं है। तो मैं आपसे ये कहने के लिए यहाँ आया हूं कि आपके पिताजी आदित्य रायजादा ये चाहते हैं कि आप आकर उनका बिजनेस संभालें। वो इस एशिया का सबसे बड़ा एम्पायर आपको सौंपना चाहते हैं। और आपको लगा कि मैं उनकी बात मान लूंगा? मैं तो उनका बेटा हूं, तो फिर ये सब मुझे क्यों देना चाह रहे हैं? फिर जब मेरी माँ बीमार थी और मैं उनके पास मदद मांगने गया था, वो तो मीटिंग में बिजी थे ना, और उसकी वजह से आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही, और इसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तो बेहतर ये होगा कि आप चले जाइए। आहान के इस बात पर विक्रम ने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, यंग मास्टर, आप तो जानते हैं आपके पिताजी कितने जिद्दी हैं। वो आपको वापस लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक। उनके सामने कोई औकात नहीं रखता। वो जब चाहे, जिसे चाहे, जहां चाहे पल में मिट्टी में मिला सकते हैं। लेकिन हाँ, जो आपके साथ हुआ उसे भूल जाए और रायजादा ग्रुप को अपना ले। रायजादा तैयार है आपको वो सब कुछ देने के लिए जिसके आप हकदार हैं। आहान ने जैसे अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए कहा, आप यहां से चले जाइए विक्रम, और जाके बता दीजिए कि मुझे उनकी दौलत में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और उनकी सारी दौलत भी मेरी मां को वापस नहीं ला सकती। और हां, ये बात गलती से भी बाहर नहीं आनी चाहिए कि मैं रायजादा खानदान से हूं, और रायजादा ग्रुप का मालिक मिस्टर आदित्य रायजादा का बेटा हूं। चलिए। विक्रम उसे जाता हुआ देखता रहा और फिर अपना मोबाइल निकालकर आदित्य रायजादा का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से आवाज आई, मुझे वो किसी हालत में चाहिए। उसके लिए जो भी रास्ता अपनाना है अपनाओ। मुझे आहान हर हालत में चाहिए। यंग मास्टर, आपको आना ही होगा। इधर आहान कुछ ही देर में अब अपने घर पहुंच चुका था। लगी घड़ी में देखा तो शाम के 7 बज चुके थे। अपने आसपास देखते हुए उसने कहा, तभी अचानक ही आहान का मोबाइल बज उठा। उसने स्क्रीन पर देखा तो यामिनी जी का फोन था। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, कहाँ थे तुम? हाँ, तुम्हें पता है ना, तुम्हारी वजह से मेरी सहेलियों के सामने मेरी कितनी बेइज्जती हुई है, और तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा है? हाँ, मैं अभी घर वापस आ गई हूँ। ये बताओ, तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा है? माँ जी, शनाया को लेने गया था, उसका फोन। तो फोन दो उसे, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। लेकिन माँ जी, शनाया तो मेरे साथ नहीं आई। पर अभी तो तुमने कहा कि तुम उसे लेने गए थे। हाँ, मगर वो अपने किसी क्लाइंट के साथ। आहान का इतना ही कहना था कि तभी यामिनी जी उस पर चिल्लाते हुए बोली, रात होने को आई है और तुम कह रहे हो कि वो किसी क्लाइंट के साथ है। तुमने कुछ गड़बड़ की होगी, इसलिए तुम्हारे साथ वो आई नहीं। अच्छे दामाद तो तुम बन नहीं पाए, कम से कम अच्छी पति तो बनो। तुम्हारे पास 1 घंटा है, किसी भी तरह शनाया को ढूंढकर इस घर में वापस लाओ। आहान ने शनाया का नंबर डायल किया तो वो नहीं लग रहा था।
अब सच में उसे शनाया की फिक्र होने लगी थी। Come on, शनाया, pick up the phone. वो लगातार शनाया को फोन लगाता रहा मगर उसका फोन नहीं लगा। अब परेशान होकर अहान बाहर निकला। अहान के बारे में भले ही मल्होत्रा को नहीं पता था मगर अहान देव मल्होत्रा के बारे में कई बार शनाया के मुंह से सुन चुका था कि मल्होत्रा उसका पुराना क्लाइंट है और उसका एक नाइट क्लब भी है। अंदर बेहद ही शोर शराबा था और लोग शराब पीकर नाच रहे थे। अहान ने चारों तरफ देखा पर कहीं भी उसे शनाया नजर नहीं आई। यहाँ हमारी हिम्मत कैसे यहाँ आने की? मिस्टर देव मल्होत्रा, मैं शनाया का पति हूं। जी तो कर रहा तुम्हें अभी के अभी जान से मार दूं, पर मेरे हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि शनाया को तुम पर बहुत भरोसा है। अब तुम्हारे साथ क्या करना है ये शनाया ही डिसाइड करेगी। आउट। पता है हमारा एक साथ सोना आपको पसंद नहीं है, पर आज रात आपको इसी कमरे में सोना पड़ेगा। आप ऐसी हालत में नहीं हो जो मैं आपको अकेला छोड़ दूं। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने साथ सुलाने की? कैसे आई मैं यहाँ? कैसे आई हूं मैं यहाँ? नहीं, एक सेकंड। आपको पता है ना कि मेरा कमरा अलग है, फिर भी आपने अपने बिस्तर पर अपने साथ मुझे सुलाने की हिम्मत की कैसे? नहीं, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? शनाया, तुम कल रात को नशे में थी और मल्होत्रा से बचाकर मैं आपको यहाँ लाया, और आपको इस हालत में देखकर आपको अकेला छोड़ना मैंने सही नहीं समझा, बस इसलिए। अब शनाया को बीती रात की सारी घटना याद आ गई जब देव मल्होत्रा ने उसके ड्रिंक में कोई दवा मिला दी थी और फिर उसका फायदा उठाना चाहा था। मुझे याद आ गया कि मेरे साथ कल क्या हुआ था, पर अगर आप ये समझते हो कि आप इस बात का फायदा उठाकर मेरे करीब आ सकते हो तो ये दिमाग से कंप्लीटली निकाल दो। आपके चक्कर में मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे कितना जरूरी काम करना था। इस मल्होत्रा का तो कुछ करना पड़ेगा। मुझे पता ही नहीं था कि ये इतना घटिया इंसान निकलेगा। कहते हुए शनाया ने अपना लैपटॉप खोला और ईमेल चेक करने लगी, तभी उसे सामने जो दिखा उससे शनाया एकदम से शॉक्ड हो गई। वो हैरानी से ईमेल पढ़ते हुए बोली, ये कैसे हो सकता है? इस ऑफिसर ने मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट को अप्रूव करने से मना कर दिया। तभी अचानक ही शनाया का मोबाइल बजने लगा
उसने स्क्रीन पर देखा तो उसके दादाजी आनंद गिल का कॉल था। गिल कंस्ट्रक्शन कंपनी के बिजनेस से जुड़े सारे अहम फैसले वही लेते थे। शनाया फोन की तरफ ऐसे देखने लगी जैसे अगर उसे उठा लिया तो कयामत ही आ जाएगी। उसे पता था कि बिजनेस से जुड़े फैसले लेने में उसके दादाजी बेहद सख्त हैं। हमारी कंपनी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट को तुमसे वापस लिया जा रहा है और साथ ही अब तुम इस फैमिली बिजनेस से अलग रहोगी। तुम्हारा अब गिल कंस्ट्रक्शन से कोई वास्ता नहीं होगा। आई होप दैट इज क्लियर। अब ये सब जो कुछ भी है मेरी सरदर्दी है और ये सब मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। इस एक मेल की वजह से मुझसे मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट छीना गया। दादाजी ने कहा है कि वो मुझसे प्रोजेक्ट वापस ले रहे हैं और सिर्फ यही नहीं, मुझे कंपनी से भी बाहर किया जा रहा है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? एक प्रोजेक्ट की वजह से कोई भी किसी को कंपनी से कैसे निकाल सकता है? और अगर अप्रूवल नहीं मिला, इसमें आपकी क्या गलती है? मैंने कहा ना कि मैं ये सब खुद हैंडल कर लूंगी। मुझे लगता है कि आपको एक बार दादाजी से मिलकर इस मामले में बात करनी चाहिए। इतना बड़ा फैसला फोन पर नहीं कर सकते। शनाया, दुनिया मुझे निकम्मा समझती है और शायद आप भी मुझे ऐसे ही समझते हैं। अब एक बार अपने इस निकम्मे पति को भी मौका देकर देख लो। ओह, तो आप अपने आप को बड़ा तीसमार खान समझते हैं ना? क्या कर लेंगे आप? मेरे साथ चलो और अपने दादाजी से बात करो। चलो। कुछ ही देर में वो दोनों शनाया के दादाजी आनंद गिल के ऑफिस में थे। शनाया, आहान, सिट डाउन। देखो शनाया, बिजनेस के मामले में मैं बहुत साफ हूं। मैंने जो फैसला लिया है गुस्से में आकर नहीं और ना ही जज्बात में आकर लिया है। ये नई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट गिल कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा सपना था जो अब तक मुकम्मल नहीं हुआ। Why? दादाजी, I feel like क्योंकि तुमसे ये काम नहीं हो पा रहा। मैंने ये प्रोजेक्ट तुम्हारे कजन शौर्य को दे दिया है। आज से वो इस प्रोजेक्ट को हैंडल करेगा। तुम घर पर बैठकर आराम करो। पर दादाजी, ये प्रोजेक्ट मेरा सपना है दादाजी। मुझे नहीं पता क्या कमी रह गई जो हमें अप्रूवल्स नहीं मिले, बट आई प्रॉमिस यू किसी भी हाल में मैं अप्रूवल्स लेके रहूंगी। दादाजी प्लीज शौर्या को ये प्रोजेक्ट देने से पहले मुझे एक आखिरी मौका दीजिए प्लीज दादाजी। ठीक है, मगर ये काम आज ही होना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर ऑन दैट। जी दादाजी, एब्सोल्युटली। शौर्य शनाया का ही कजिन था जो हमेशा से शनाया को बिजनेस से बाहर करना चाहता था। उसकी हसरत थी कि एक दिन वो इस बिजनेस एम्पायर को हासिल कर ले और इसके लिए शनाया को वो हर हाल में पीछे छोड़ना चाहता था। अप्रूवल के लिए आई हो, मगर अफसोस अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि उस ऑफिसर को मैंने ऑलरेडी खरीद लिया। लाइफ पे तो बड़ी मस्ती कर रहे थे। मिस्टर सक्सेना, कहिए शनाया जी, कैसे आना हुआ? गिल कंस्ट्रक्शन की जो बिल्डिंग है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं और हर जगह पर सारे नियमों का पालन भी किया गया है। बावजूद इसके हमें अप्रूवल नहीं मिला। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया? मैंने इन्हें ऐसा करने बोला था।
कामिनी, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ, मैं यही काम करती हूँ। और ये जिस सक्सेना से तुम बात कर रही हो ना, वो मेरा पति है शनाया। जब मुझे पता चला कि तुम्हें हमारे अप्रूवल की ज़रूरत है, तो मैंने ही इन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। आज मेरा पति वो जगह पे है जहाँ वो तुम्हारा काम बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। लेकिन तुम तो बहुत पैसे वाली हो ना शनाया, तू जाओ करवा लो अपना काम, जिससे भी करवा सको। कामिनी, जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी गलती थी। मैं बहुत नासमझ थी। प्लीज अगर हो सके तो सब भूल जाओ। मैं नहीं भूल सकती शनाया, मैं नहीं भूल सकती उस दिन को शनाया, जिस दिन मेरी शादी तय हुई थी और ये बात मैं तुम्हारे साथ सारी सहेलियों को बता रही थी। और तुमने मेरे बेरोजगार पति के बारे में सुनकर सबके सामने उसका मजाक उड़ाया था और मेरा भी मजाक उड़ाया था। सारी सहेलियां हंस रही थी मेरे ऊपर और मैं रोते हुए वहां से आई थी। कामिनी देखो, वो सब मेरी नासमझी थी और मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा होने से काम नहीं चलेगा शनाया। उस दिन का बदला तुम्हें आज चुकाना होगा। बेइज्जती के बदले बेइज्जती होनी चाहिए। मतलब ये तुम्हारा पति है ना, इसने आज तक कौन से झंडे गाड़ दिए शनाया? अरे इसकी तो मेरे पति के बराबर खड़े रहने की भी औकात नहीं है। और मैंने सुना है कि ये घर जमाई बनकर रहता है। कामिनी, अब तुम गलत बोल रही हो। मैंने अभी कुछ कहा ही कहा है शनाया। ठीक है, अब सुनो, अगर तुम्हें अप्रूवल चाहिए तो तुम्हारे पति को बोलो मेरे पति के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के अप्रूवल की भीख मांगे। कामिनी, तुम बाहर का रास्ता उधर है शनाया। शायद काम हुआ नहीं। सो सैड। अब तो तुम्हें ये प्रोजेक्ट मेरे हवाले करना होगा। और तो और आनंद दादू की नजरों में भी अब तुम किसी काम की नहीं रही। अब तो तुम्हें ये कंपनी भी छोड़नी पड़ेगी। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। तुम बस घर पर आराम करो अपने उस निकम्मे पति के साथ, उसकी बीवी बनकर। और वो तुम्हारा पति कहां रह गया? वापस नहीं आया तुम्हारे साथ? बाहर से शीशे के उस पार क्या हो रहा है ये साफ दिख रहा था। और फिर शनाया ने जो देखा उससे तो शनाया को झटका सा लगा। अंदर आहान सारे स्टाफ के सामने गिड़गिड़ा रहा था, अप्रूवल की भीख मांग रहा था। सचमुच बहुत प्यार करता है तुमसे, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। वैसे कहां से मिला तुम्हें ये? खैर मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारा अप्रूवल मिल चुका। मगर ये कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हारे पति को पैसे दिए हैं। वो तुम्हें वापस मिल जाएंगे। मेरे लिए मेरा बदला ज्यादा जरूरी था। आप क्या समझते हैं खुद को? क्यों किया आपने ऐसा? तुझे क्या लगता है कि तेरे ऐसा करने से शनाया को सब कुछ वापस मिल जाएगा? मैं इसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तू क्या? दुनिया में कोई भी शनाया का बाल तक बांका नहीं कर सकता। तो मगर कब तक साथ देगा तो शनाया का? देखता जा, मैं तेरा और शनाया का रिश्ता ही खत्म कर दूंगा। कोशिश कर ले, चल जाएगा। जी दादाजी। तुम्हारी कामयाबी की खुशी में हमने आज पुराने घर पर पार्टी रखी है। तुम आहान के साथ आ जाना। जी दादाजी, थैंक यू। हम आ जाएंगे।
क्या हुआ? वो दादाजी ने पुराने घर में पार्टी रखी है और हम दोनों को बुलाया है। मेरा मतलब है कि पार्टी में बुलाया है, पर इसमें इतना खुश होने वाली बात ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि आप सिर्फ हमें छोड़ने चलेंगे बस। आहान भी अंदर ही अंदर काफी खुश था, मगर उसने ये अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। इतना हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। अपने लिए कुछ कपड़े मंगवाए थे, पसंद नहीं आए। दुकानदार पैसे वापस ही नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा आपके लिए कुछ मंगवा। चलते हुए पहन लीजिएगा। हाँ शगुन बोलो। शनाया, ये शॉपकीपर बोल रहा है कि तुमने आहान के लिए स्पेशल ऑर्डर देके सूट बनवाया है। क्या चल रहा है ये सब? तो मैं आहान के लिए कुछ करूं तो उसमें गलत क्या है? फोन रखो, बाद में बात करते हैं। शाम हो चुकी थी और सभी बड़े लोग पार्टी में आ चुके थे। आहान और शनाया को देखकर शौर्य और शगुन के मन में कुछ और ही चल रहा था। एक काम बोला था मैंने इस आहान को, वो भी नहीं हुआ इससे। आजकल बहुत सर पर चढ़कर नाच रहा है। इसके लिए मैंने खुद कुछ सोच रखा है, कुछ ऐसा जिससे जितनी ये जोड़ी खूबसूरत दिख रही है ना, उतना लोग इन पर थूके। उसके लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए होगा। इस पार्टी में कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे आहान और शनाया की बेइज्जती भी हो जाए और गलती भी आहान की हो। शौर्य, ऐसा होगा कैसे? इस गरीब सड़क छाप पे इतना महंगा सूट कुछ जम नहीं रहा है। शनाया, वेलकम बच्चा। आहान, वेलकम टू द पार्टी। कम लेट्स हैव अ ड्रिंक। आ जाओ। शनाया भी पता नहीं आजकल इसे कुछ ज्यादा ही भाव देने लग गई है। पता नहीं क्या हो गया ऐसे। सही कहा, आजकल कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। अब देखो मैं क्या करता हूं। अरे आहान, आज ये सूट कहां से मारा? ओ, अब ये निकम्मा पति अपनी पत्नी के टुकड़ों पे पलने भी लगा है, वरना तुम्हारी इतनी औकात कहां कि तुम इतना महंगा सूट पहन सको। अरे जीजा जी, इसकी बातों का बुरा मत मानिए आप। अब आखिर जीजा जी घर जमाई है ना। अब घर जमाई तो अपने ससुराल के टुकड़ों पर ही पलता है ना? और आप अपनी पत्नी के पैसों पे ऐश कर रहे हो, तो इसमें गलत क्या है? अच्छा सॉरी, लेकिन शगुन, तुम्हें लगता है कि शनाया इससे प्यार करती है? तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता? वो देखो, अपने पति को छोड़कर। हाँ, वो तो है। गौरव हमेशा से ही शनाया को पसंद करता था, मगर फिर उसकी शादी शगुन के साथ हो गई। बावजूद इसके गौरव अब भी कोई मौका नहीं छोड़ता था, इसलिए अब भी वो उस पर ट्राई करता रहता था। हाँ, ये बात अलग थी कि शनाया गौरव को जरा भी भाव नहीं देती थी। कम से कम आज के दिन तो शनाया को अपने पति को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। जीजा जी, ओ छोड़िए ना, चलिए हम एंजॉय करते हैं। नहीं मैम, शराब नहीं। अरे कम ऑन आहान, कभी कभी ऐसी पार्टीज में ये सब चलता है। पी भी लो। अरे लो यार, पी लो। That's like a good boy.
ओ जीजा जी, हमारे ग्लास से नहीं पियेंगे? इतना भेदभाव? चलिए कम ऑन फिनिश इट। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। You have to do this, you have to do this. Come on, come on. Bravo, जीजा जी। सुनिए सुनिए सुनिए, ये है हमारे घर के दामाद। इनमें बहुत सी खूबियां हैं और ये किस खानदान से है, इनका पेशा क्या है, आज ये सब बताएंगे कि इन्होंने क्या सोचकर हमसे रिश्ता जोड़ा। ओह, तो तुम दोनों ने इसीलिए मुझे शराब पिलाई। अब अगर इतनी जिज्ञासा हो ही रही है तो सुनो। साले साहब, पहले आपसे शुरू करते हैं। तुम ना एक नंबर के लालची और खुदगर्ज इंसान हो। गिल कंस्ट्रक्शन के भाग दौड़ को हासिल करना चाहते हो और इसीलिए तुम शनाया को अपने रास्ते से हटाना चाहते हो। अरे तुम तो हमारा रिश्ता भी तोड़ना चाहते हो। ये क्या बकवास कर रहे हो? चुप, बिल्कुल चुप, मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी तक। हाँ, तो तुम इस बिजनेस को हासिल करने के लिए तरह तरह की चालें चलते हो। अपने बाप नीरज गिल के साथ मिलकर दादाजी की चपलूसी करते हो और उन्हें शनाया के खिलाफ भड़काते हो। स्टॉप इट। आखिर ये हो क्या रहा है यहाँ? दादाजी। वैसे भी दादाजी, आपका क्या कहना? दिखाने को तो आप शनाया को मौका देते रहते हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप शौर्य को ज्यादा चाहते हो। इसीलिए तो आपका हर एक फैसला शौर्य के हक में और शनाया के खिलाफ होता है। यू आर डिस्कस्टिंग। जाओ यहां से। आहान, अपनी हद में रहो। ये हमारे दादाजी हैं। तुमसे उम्र, रिश्ते और औहदे में सबसे बड़े हैं। शगन, ओ शगन, तुम्हारी कमी थी। क्या है, मुझे पता है कि शनाया के खिलाफ तुम और शौर्य अब एक हो चुके हो। आखिर तुम शौर्य के चाचा की बेटी जो हो। अंदर ही अंदर तुम एक दूसरे के बारे में जो भी कहो, पर जब बात शनाया की आती है, मुझे पता है कि तुम दोनों एक हो जाते हो। इसीलिए मुझे शराब पिलाई ताकि तुम मेरी बेइज्जती कर सको, है ना? पर तुम लाख कोशिश करो, मैं शनाया के साथ हूं और मेरे होते हुए शनाया का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सच कहूं, शौर्य, तो एक शनाया ही है जो तुम सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। सबका ख्याल करती है, सबका फिक्र करती है, लेकिन भेदभाव भी उसी के साथ हो रहा है। अपनी ये बकवास बंद करो। ऑलरेडी बहुत बेइज्जती करवा चुके हो तुम। निकल जाए यहां से। तू कल भी शनाया की जूती के बराबर था और आज भी वही है। आज तुम दोनों ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई इतना गिर सकता है, ये मैं पहली बार देख रही हूं। आज के बाद आहान को कुछ भी कहने से पहले एक बात याद रखना, ये मेरे पति हैं और जो तुम लोगों के लाख कोशिशों के बावजूद भी ना बदल नहीं सकते। इसलिए अगली बार आहान के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सब क्या है शौर्य? ये आहान हमारे खानदान पर धब्बा बन चुका है आंटी। और ये शनाया, ये इसी के साथ रहना चाहती है। हाँ, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? शनाया के पापा ने इस मुसीबत को हमारे गले बांध दिया है। कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हम इनका रिश्ता भी खत्म कर सकते हैं। रियली? मगर कैसे?
ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन एक बात याद रखना, शनाया को कुछ नहीं होना चाहिए। आप फिक्र मत करिए, शनाया को कुछ नहीं होगा। आज जो कुछ भी हुआ है उसे भड़काने में जरूर शौर्य और शगुन का हाथ है, मगर जो भी हो, आखिरकार आहान के दिल में छुपी हुई फीलिंग्स तो सामने आ गई। अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आहान भी वही महसूस करता है जो मैं करती हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। सॉरी, जो भी हुआ ना उसमें मेरी कोई गलती नहीं। सब ना हमें अलग करना चाहते, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं आपके साथ रहूंगा, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं यहाँ कैसे आया? क्या हुआ है मेरे साथ? कल रात को काफी ज्यादा हो गया था। अब मैं शनाया को कैसे फेस करूंगा? खैर, देखा जाएगा। गुड मॉर्निंग। कल रात जो भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कल रात को आपको फिर से मेरी वजह से तकलीफ हुई, उसके लिए हो सके तो मुझे माफ कीजिए। कल रात के लिए आई एम रियली सॉरी। कॉफी तो ले लो। एक्चुअली वो मुझे फ्रेश होने जाना है, बहुत काम है, लौट कर पी लूंगी। विक्रम बोल रहा हूँ। अब आप क्यों फोन कर रहे हैं? अपने फैसले के बारे में क्या सोचा है यंग मास्टर? मैंने आपसे कितनी बार कहा है मेरा पीछा छोड़ दीजिए, मुझे बार बार फोन मत कीजिए। मैं नहीं चाहता कि कोई भी जाने कि मैं एक अमीरजादा हूं। ये बात सीक्रेट ही रहनी चाहिए। क्या हुआ शनाया? हाँ, वो कल रात को जो हुआ इसलिए। इट्स ओके, मुझे ऑफिस जाना है, इसलिए बार बार एक ही बात करना बंद कीजिए प्लीज।
शनाया, आप ये शायद ऊपर भूल गई थी, लगा लीजिए वरना आपके सर में दर्द शुरू हो जाएगा। दोनों अपने मंजिल की तरफ निकल पड़े। वो मैं सोची थी कि क्यों ना मैं इस बाइक से ही चलूं, ट्रैफिक में आसानी हो जाएगी ना। बाइक पर बैठकर शनाया ने आहान के कंधे पर हाथ रखा तो आहान को एक अलग ही एहसास हुआ। शनाया का भी कुछ यही हाल था। आज वो दोनों पहली बार पूरे होश में एक दूसरे के इतने पास थे। आप चलेंगे या किसी और का भी इंतजार है? शनाया के पापा के एक्सीडेंट की खबर सुनकर आहान की भी वही हालत खराब हो गई, क्योंकि एक वही तो थे उनकी जिंदगी में जिन्होंने आहान पर हमेशा विश्वास किया था। शनाया बेटा, तुम्हारे पापा उन्हें आईसीयू में रखा है। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जाके पता करके आते हैं, चलिए। क्या बात है डॉक्टर, कैसी हालत है उनकी? जब उन्हें यहाँ लाया गया तो उनकी हालत बहुत खराब थी, पर अब उनकी हालत स्थिर है। फिर भी हम उन्हें निगरानी में रखे हुए हैं। फिलहाल उम्मीद है कि उनकी हालत में सुधार हो, पर कुछ और होने की आशंका से हम इनकार भी नहीं कर सकते। आहान, शनाया और यामिनी जी का पूरा दिन कश्मकश में बीत गया। शाम होने को आई थी और अब भी वो सब हॉस्पिटल में मौजूद थे। शनाया की हालत आहान से देखी नहीं जा रही थी। तभी कुछ सोचते हुए आहान ने शनाया के पास जाकर कहा, अब माँ को लेकर घर निकल जाइए शनाया। अंकल की देखभाल के लिए मैं यहाँ हूँ। जो भी होगा मैं आपको फोन करता रहूंगा। पर मैं पापा को इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? उनकी हालत। देखो शनाया, अंकल के लिए मेरा प्यार आपसे कम नहीं है। उन्होंने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसका एहसान मैं नहीं चुका सकता। वो मेरे लिए भगवान के समान है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप खुद पर ध्यान दीजिए और माँ को लेकर घर जाइए। मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगा। कुछ ही देर में शनाया अपने कमरे पर और यामिनी जी अपने घर पर थी। उधर आहान अभी हॉस्पिटल में एक जगह बैठा हुआ था जब डॉक्टर ने उसके पास आकर कहा, देखिए मिस्टर शेखर की हालत अचानक ही बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है। जल्दी उनको ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर, आपने तो कहा था उनकी हालत स्थिर है, फिर अचानक क्या हो गया? इस बारे में हम कुछ भी ठीक से नहीं कह सकते, मगर उनका ऑपरेशन जल्दी नहीं किया गया तो उनकी जान को खतरा है। तो फिर डॉक्टर आपको किस बात का इंतजार है? आप ऑपरेशन शुरू कीजिए। ओके फाइन, मगर कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको भरने पड़ेंगे और साथ ही जाकर बिल काउंटर पर आप जाकर 15 लाख जमा करा दीजिए। मैं ऑपरेशन की जाकर तैयारी करता हूँ। ओके। 15 लाख की बात सुनते ही आहान टेंशन में नजर आने लगा। उसने शनाया को कॉल करने के लिए फोन निकाला ही था कि तभी उसके सामने विक्रम खड़ा दिखाई दिया, जो आहान की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे देखते ही आहान के दिमाग में ढेर सारे डाउट्स आ गए और वो विक्रम के पास जाकर बोला, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वैसे शनाया पैसे का इंतजाम आसानी से कर लेगी, लेकिन आपने ये सोचा है यंग मास्टर कि ये सब अपने आप कैसे हो गया? यह एक्सीडेंट तुम्हारे पापा के कहने पर ही करवाया गया है। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये करवाने की? आदित्य रायजादा की हिम्मत इतनी ज्यादा है कि उनके एक इशारे पर शेयर मार्केट हिल सकता है।
ये तो एक मामूली सा एक्सीडेंट है। ये आपने सही नहीं किया और इसकी कीमत आपको चुकानी ही होगी। बस 15 लाख की तो कीमत है और मैं वो पूरी देने के लिए तैयार हूं। रायजादा ग्रुप को अपना लो। वैसे भी इस कंपनी के सामने 15 लाख ऊंट के मुंह में हीरे समान है। ये पैसे तो तुम्हें देने ही होंगे, लेकिन अंकल के एक्सीडेंट का हिसाब मैं बाद में लूंगा, लेकिन तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगा। वैसे भी अगर मैं तुम्हें पैसे ना दूं तो तुम्हारा काम रुकेगा नहीं। शनाया है तुम्हारे पास, क्यों? लेकिन सोचो, अगर शनाया को यह पता चल जाए कि रायजादा खानदान के साथ ताल्लुक होना ही इस एक्सीडेंट की वजह है, तो क्या वो तुम्हें माफ करेगी? हाँ? तुम्हारा ये जो रिश्ता है धीरे धीरे सही हो रहा है, वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। सच में विक्रम ने बड़ी ही शातिर चाल चली थी और आहान को यह अफसोस हो रहा था कि अभी तक वो इस साजिश को समझ क्यों नहीं पाया था। और हाँ, तुमने अगर ना की तो तुम जानते हो अपने पिताजी को, ये सब यहां नहीं रुकने वाला। शनाया भी है ना। अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे शनाया या उसकी फैमिली और मुसीबत में है। मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं, लेकिन हाँ, ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए कि मैं कौन हूं, और ये सब मेरी वजह से हुआ है। आहान ने शनाया को उसके पापा की हालत के बारे में बताया और फिर जरूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद उनका ऑपरेशन शुरू हो गया। कुछ देर में डॉक्टर ने खबर सुनाई थी कि अब शेखर की हालत ठीक है। ये सुनकर दोनों ने राहत की सांस ली। अब वो मैं पापा के लिए खाना लेकर आई थी, सोचा था उनकी तबीयत बेटर होगी तो उन्हें खिला दूंगी, पर अब आप ही को खाना पड़ेगा। अब भिंडी की सब्जी है। आहान को सच में भूख लगी थी। उसने टिफिन खोला तो अंदर भिंडी की सब्जी रखी हुई थी जो आहान को बहुत पसंद थी। तभी उसे शनाया की बात याद आई कि उसने खाना पापा के लिए बनाया था, मगर उसके पापा शेखर को तो भिंडी से सख्त नफरत थी। मतलब साफ था कि शनाया ने ये खाना आहान के लिए बनाया था। पापा, मैं देखा शगुन, क्या नया नाटक है? शगुन के रोने की आवाज और गुंडों के हंसने की आवाज आहान के कानों में साफ पड़ रही थी। शनाया, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं बस कुछ ही देर में आता हूं। अचानक हुए इस हमले से आहान खुद को संभाल नहीं पाया। अपनी नाक पर पड़े बंधन से आहान ने निकलने की पूरी कोशिश की थी, मगर अंत में उसका शरीर ढीला होता गया और आहान बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जाहिर था आहान को रुमाल में लगे क्लोरोफॉर्म की मदद से बेहोश किया गया था, और फिर जैसे ही वो बेहोश हुआ, उसके सामने दो चेहरे आकर खड़े हो गए। उनका नाम शौर्य और शगुन था। दोनों के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। तभी शगुन ने शौर्य से कहा, इसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। अगली सुबह जब आहान की आंख खुली तो उसे अपने कमरे में पाया।
मैं कैसे आया? रात के बारे में याद आते ही आहान चौंक पड़ा। क्या हुआ है मेरे साथ? हेलो शगुन, ये क्या खेल चल रहा है? कहाँ हो तुम? मैं जब मल्होत्रा के यहाँ पहुंचा तब वहां तुम नहीं थी, और फिर मुझे किसी ने बेहोश कर दिया, और अब मैं अपने घर में उठाऊं। सच सच बताओ, मेरे साथ क्या हुआ? सस्ते नशे करने की आदत पड़ गई है क्या आपको जीजा जी? देखिए, मैंने आपको कहीं नहीं बुलाया। मैं तो शहर से बाहर हूँ यार। देखिए जीजा जी, मैं बहुत बिजी हूँ। आपकी फिजूल की बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं, ठीक है? फोन रखिए। इतना कहकर शगुन ने फोन काट दिया। तभी उसके मोबाइल पर शनाया का मैसेज आया। इस मैसेज को पढ़कर आहान ने एक लंबी सांस ली, और फिर उसकी मोबाइल पर विक्रम का फोन आया। फोन उठाते ही विक्रम ने कहा, अब आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। बाद आपके रहने के लिए रोजवुड स्प्रिंग में एक घर बुक कर दिया। आप जाकर देख सकते हैं, मगर उस कार्तिक कोहली से बचकर रहना। वो बहुत ही चालाक है और अपना काम निकालने में काफी माहिर। रोजवुड स्प्रिंग के बारे में आहान ने बहुत सुन रखा था। एक फ्लैट की कीमत भी वहां 50 करोड़ से कम नहीं थी। उसे याद था कि शनाया को यह जगह बहुत पसंद थी। अरे ओ, रुको रुको, कौन हो तुम और इस तरह से अंदर क्यों जा रहे हो? वो मुझे यहाँ पे घर खरीदना है, बस वही देखने जा रहा हूँ। ए भाई, आजकल तो कोई भी ऐसे ही इधर मुंह उठा के चला आता है, और तुम्हारी तो इधर देखने तक की भी औकात नहीं है, और बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो। चलो निकलो ऐसे, निकलो। एक तो किसी के कपड़े देखकर उसे जज करना गलत बात होती है, और यहाँ हर गेस्ट के साथ आप ऐसी बात करते हैं क्या? मुझे जाने दीजिए। अरे जाओ जाओ, निकलो, अपनी गाड़ी लेके निकलो, चलो। और फिर इस तरह से उनके बीच बात काफी बढ़ गई। आहान उसको थप्पड़ मारने ही वाला था कि तभी पीछे से एक आवाज आई। सर। आहान ने पलटकर उस तरफ देखा तो रोजवुड स्प्रिंग का मालिक कार्तिक कोहली खड़ा हुआ था। कार्तिक कोहली उन गार्ड्स के नजदीक आकर बोला, सर, इन्हें माफ कर दीजिए। इनकी तरफ से मैं आपसे सॉरी बोल रहा हूं। शायद तुम गेस्ट से बात करने की तमीज भी भूल चुके हो। तुम्हें पता भी है सामने कौन खड़ा है? सॉरी सर। निकलो, आउट। इतना कहकर कार्तिक कोहली आहान को अंदर ले गया। इन्हें मैं कौन हूँ ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। बस इन्हें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई गरीब भी यहाँ पे आ जाए ना, तो उसके साथ भी सलीके से पेश आना चाहिए। जी जरूर। अब वैसे मुझे पता था आप यहाँ आने वाले हैं, बस इन्हें बताना भूल गया। वैसे मैंने आपके लिए लंच का इंतजाम किया। चलिए जरा हमें भी मौका दीजिए। आपका ये रोजवुड स्प्रिंग्स काफी पॉपुलर हो रहा है, पर मुझे लगता है अगर इस पहाड़ी इलाके में इसका एक्सपेंशन हो पाए ना, तो ये जगह देश भर में मशहूर हो जाएगी और बड़े बड़े लोग आकर खरीदारी करना पसंद करेंगे। आप सही कह रहे हैं मिस्टर रायजादा, मगर क्या है कि इसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत हो, जो फिलहाल तो मेरे पास नहीं है। अगर आप चाहें तो इस प्रोजेक्ट में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं। ये तो मेरे लिए बड़े नसीब की बात होगी। मुझे आपका ये फैसला मंजूर है। और फिर इस तरह से यहाँ एक डील फाइनल हो गई। कार्तिक कोहली बहुत ही खुश था। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे मिस्टर रायजादा, बाहर धूप बहुत है, आप मेरी गाड़ी लेकर जाए प्लीज। फिर आहान उस गाड़ी में बैठा और ड्राइव करते हुए निकल गया। इधर आहान अब शनाया के ऑफिस के बाहर पहुंच चुका था। आज वो इस गाड़ी पर शनाया को ले जाने वाला था। बाहर निकलते ही शनाया हैरानी से आहान को देखकर बोली, ये इतनी महंगी गाड़ी रेंट करने की क्या जरूरत थी? अरे आप टेंशन मत लीजिए, इसे मेरे एक दोस्त ने ऑफर किया। आप चलिए चलते।
उनके बीच अभी खामोशी ही थी जब अचानक ही अहान के मोबाइल पर कोई मैसेज आया। अहान ने एक हाथ उठाकर देखा तो शौर्य का मैसेज था। उस मैसेज को खोलते ही अहान का हाथ लड़खड़ा गया। क्या हुआ? कुछ शनाया ने घूरते हुए एक नजर अहान की तरफ देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। शौर्य ने जो मैसेज भेजा था उसमें अहान के कई सारे फोटोज थे जिसमें अहान किसी लड़की के साथ, दोनों उस तस्वीर में काफी ज्यादा इंटीमेट थे। तभी अहान को एक और मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ था, तुम्हारी ये सारी तस्वीरें अब शनाया को मिलने वाली हैं, जल्दी घर पहुंच जाओ। ये मैसेज पढ़ते ही अहान की हालत खराब हो चुकी थी। वही रुक जाओ। अब इस घर में कदम रखने की हिम्मत भी मत करना। आज तक तुम सिर्फ एक धब्बा थे, आज कलंक बन चुके हो। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मेरी बेटी को धोखा देने की? हाँ, ये सब झूठ है, मुझे नहीं पता ये क्या क्या कह रहे हैं। ये अपनी ये बकवास बंद करो। इन तस्वीरों को देखकर कौन विश्वास नहीं करेगा कि ये तुम हो? कहते हुए शौर्य ने मोबाइल शनाया के हाथों में दे दिया। शनाया हैरानी से सभी फोटो देखे जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। एक नजर शनाया ने अहान की तरफ देखा तो अहान ने कहा, ये झूठ है, ये सब है ना हमारे रिश्ते को खत्म करने की कोशिश करें। मुझे नहीं पता कि ये तस्वीरें कहां से आई है, कैसे आई है, सब झूठ कह रहे हैं ये सब। अच्छा, तो सच क्या है तुम ही बताओ ना। पैसे के लालच के लिए तुमने शादी तो कर ली, और हाँ, तुम कौन से रिश्ते की बात कर रहे थे? वो जो अब तक बना ही नहीं। शनाया आंखों में आंसू लिए सभी के चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। शनाया, सामने डिवोर्स पेपर्स रखे हैं, चुपचाप साइन करो। अब इस आदमी के साथ मैं तुम्हें 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। फिर एक बार शनाया ने अहान की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू देखकर अहान का दिल जोरों से धड़कने लगा। शनाया भारी कदम से उस टेबल की तरफ बढ़ रही थी जहां पर डिवोर्स पेपर रखा हुआ था। ये देखकर अहान का दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या शनाया अहान को तलाक दे देगी या फिर आएगा कहानी में नया मोड़? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।